जय हिंद एंड नमस्कार। मैं दिवाकर मिश्रा आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पूर्णिमास क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की तारीख याद है? आज है 25 जून। 25 जून यानी कि अगर इतिहास में जाया जाए तो 25 जून 1975 को भारत के अंदर नेशनल इमरजेंसी इम्पोज की गई थी। यानी कि आज के ही दिन भारत में इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पर नेशनल इमरजेंसी को लागू किया गया था। इसीलिए आज का टॉपिक इमरजेंसी से रिलेटेड है। आज इस क्लास के दौरान मैं आप सभी को भारतीय संविधान के तहत जितने भी इमरजेंसी के प्रावधान हैं उनसे अवगत कराऊंगा और साथ ही साथ नेशनल इमरजेंसी के सारे एस्पेक्ट्स को आप सबके बीच में लेकर आऊँगा। दोस्तों, अगर इस चैनल का कंटेंट आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि इस चैनल से आपको सफिशिएंट और एक अच्छी नॉलेज मिलती है जो आपको एग्जाम्स में हेल्प करेगी, सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि इस चैनल पर अपलोड होने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय रहते टाइम से मिल जाए। चलिए, समय ना बर्बाद करते हुए बढ़ते हैं आगे की क्लास की ओर और जानते हैं इमरजेंसी के बारे में। दोस्तों, इमरजेंसी का मतलब क्या है? आपातकाल। आपातकाल का कहने का क्या मतलब है भाई? अ सीरियस इवेंट दैट नीड्स इमीडिएट एक्शन। यानी कि कोई भी एक ऐसा इवेंट जो कि आपसे इमीडिएट एक्शन का डिमांड करे, यानी कि आपको कुछ इमीडिएट फैसले लेने पड़े, इमीडिएट स्टेप्स लेने पड़े उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए, उसी को कहते हैं इमरजेंसी। जानते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। बेसिकली हमारे संविधान के भाग 18 के तहत इमरजेंसी प्रोविजंस को बताया गया है। यानी कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि पार्ट 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इमरजेंसी प्रोविजंस इन इंडिया। सो बेसिकली इमरजेंसी नेसेसरी क्यों है? वाई इट इज़ नेसेसरी? इमरजेंसी प्रोविजंस हेल्प्स आवर गवर्नमेंट टू सेफगार्ड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सच एज सोवर्निटी यानी कि संप्रभुता, यूनिटी, इंटेग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, पॉलिटिकल सिस्टम एंड कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि इमरजेंसी प्रोविजंस जो है इसलिए लगाए जाते हैं ताकि वह भारत के संविधान में भारत को सेफगार्ड करें। किससे? उसकी सोवर्निटी को सेफगार्ड करें, उसकी यूनिटी, इंटीग्रिटी को सेफगार्ड करें, साथ ही साथ नेशन की सिक्योरिटी की बात करें और पॉलिटिकल सिस्टम यानी कि जो गवर्नमेंट है, वेदर इट इज़ सेंट्रल और स्टेट, उसको प्रोटेक्ट और सेफगार्ड करें। और साथ ही साथ मेन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन को सेफगार्ड करने के लिए इमरजेंसी प्रोविजंस को लाया जाता है। चलते हैं, बात करते हैं टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज की। भारत के अंदर 3 तरह की मेनली इमरजेंसी होती हैं। सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत मेंशन्ड है। भारत के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी लगाने के 3 मेन ग्राउंड्स हैं। सबसे पहला ग्राउंड है वॉर, यानी कि जब एक देश दूसरे देश के साथ, यानी कि जब हमारे देश का दूसरे किसी देश के साथ वॉर जैसी सिचुएशन हो तो नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज किया जा सकता है। साथ ही साथ सेकेंड पॉइंट है एक्सटर्नल एग्रेशन, यह भी एक तरीके से एक्सटर्नल इमरजेंसी के अंडर में आता है। तीसरा और लास्ट पॉइंट है आर्म्ड रेबिलियन, यह बेसिकली इंटरनल इमरजेंसी का एक पार्ट है। यानी कि जब हमारे देश के अंदर किसी तरीके के ऐसे अराजक तत्व जिनके पास हथियार हो और वह कहीं ना कहीं उग्र रूप धारण करके रखा हो उन्होंने, और उससे हमारे देश को किसी तरीके का नुकसान हो, बेसिकली इस ग्राउंड्स यानी कि आर्म्ड रेबिलियन के ग्राउंड पर जो है नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज किया जा सकता है। दूसरे तरह की जो इमरजेंसी है उसको स्टेट इमरजेंसी कहते हैं, जो कि आर्टिकल 356 के तहत जो है भारतीय संविधान में मेंशन्ड है। स्टेट इमरजेंसी को बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स पे देखा जाए तो प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है, जब एक राज्य के अंदर राज्य का शासन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में आ जाता है। बेसिकली एन इमरजेंसी ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन स्टेट, जब भारत में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो जिस इमरजेंसी को वहां लगाया जाता है दैट इज कॉल्ड स्टेट इमरजेंसी, विच कम्स अंडर आर्टिकल 356। थर्ड एंड फाइनल इमरजेंसी प्रोविजन इज बेसिकली फाइनेंशियल इमरजेंसी, दैट इज कम्स अंडर आर्टिकल 360 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी को मेंशन किया गया है। एन इमरजेंसी ड्यू टू थ्रेट टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया, जब कभी भारत में वित्तीय संकट आ जाएगा तब फाइनेंशियल इमरजेंसी को आर्टिकल 360 के तहत इम्पोज किया जाएगा। अच्छी बात यह है कि हमारे देश में अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी को इम्पोज नहीं किया गया है कभी भी। स्टेट इमरजेंसी कई बार लगी है, नेशनल इमरजेंसी बेसिकली भारत में 3 बार लगी है। इस क्लास में आगे लेक्चर के दौरान हम जानेंगे कब लगी है और किस लिए लगाई गई है।
चलिए बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी की, जो कि आज का मेन टॉपिक है, जो कि संविधान के आर्टिकल 352 के तहत आता है। दोस्तों, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया कि भारत में नेशनल इमरजेंसी के 3 ग्राउंड्स हैं। पहला है वॉर, दूसरा है एक्सटर्नल एग्रेशन और तीसरा है आर्म्ड रेबिलियन। इन तीनों ही ग्राउंड्स पे भारत के अंदर नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज किया जा सकता है। पहले जब भारत का संविधान बना था तो जब भी कभी नेशनल इमरजेंसी इम्पोज करने की बात की गई थी, उसमें तो ये था कि नेशनल इमरजेंसी जब भी इम्पोज होगी तो पूरी कंट्री के ऊपर होगी। परंतु 42वें संविधान संशोधन के तहत, जो कि 1976 में आया, उसमें ये प्रावधान लेकर के आया गया कि नेशनल इमरजेंसी को कंट्री में ही नहीं, इवन कंट्री के एक छोटे से हिस्से में भी लगाया जा सकता है। ये डिपेंड करता है वहाँ की सिचुएशन पर। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में आया था, उसमें यह प्रावधान दिया गया है कि इमरजेंसी प्रोविजन को कंट्री के अंदर तो लगा ही सकते हैं, साथ ही साथ नेशनल इमरजेंसी को कंट्री के एक पार्ट, एक हिस्से में भी इम्पोज किया जा सकता है। ग्राउंड्स वही होंगे। सो बेसिकली वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन जिस इमरजेंसी के तहत में आते हैं नेशनल इमरजेंसी को, वो एक्सटर्नल इमरजेंसी का पार्ट है, और आर्म्ड रेबिलियन जो है इंटरनल इमरजेंसी का पार्ट है। Initially, it was internal disturbance, but through 44th Constitutional Amendment Act 1978 replaced it with आर्म्ड रेबिलियन। यानी कि जब भारत का संविधान बना था तो जो तीसरा प्रावधान आज के डेट में है, दैट इज़ आर्म्ड रेबिलियन, वो पहले ये नहीं था। पहले वह था इंटरनल डिस्टर्बेंस। यानी कि जब भारत में आंतरिक रूप से डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाए तब भी वहाँ पर नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज किया जा सकता है, जो कि बेसिकली 1975 में 25 जून यानी कि आज के ही दिन लगाई गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं व्हाट कंडीशंस नीड टू फुलफिल बिफोर इम्पोजिंग नेशनल इमरजेंसी। यानी कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनका होना जरूरी है नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज करने से पहले। सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपको पहले ही बताई थी कि 3 ग्राउंड्स होने चाहिए, दैट इज़ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड द थर्ड वन इज़ आर्म्ड रेबिलियन। सेकेंड पॉइंट जो है वो इस बारे में बताता है कि जब संविधान बना था उस टाइम पे नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज करने के लिए प्रेसिडेंट अकेले इंटाइटल्ड थे कि वह इम्पोज कर सकते थे प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे, जो कि 1975 में किया गया था, जब इंदिरा गांधी जी ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस किया था और उन्होंने इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पर इमरजेंसी को इम्पोज किया गया था। परंतु 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत एक नया प्रोविजन लाया गया और उसमें ये ऐड किया गया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अकेले नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज नहीं कर सकते। इसको इम्पोज करने के लिए उन्हें रिटर्न रिकमेंडेशन चाहिए, किसका? कैबिनेट मिनिस्ट्री का। यानी कि कैबिनेट जब उन्हें रिटर्न रिकमेंडेशन देगी उसके बाद ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो भारत में नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज कर सकते हैं। 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 की बात की जाए तो बेसिकली ये था कि 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 मेड द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी immune from judicial review, but it was declared void through 44th Constitutional Amendment Act 1978 and hence judicial review of national emergency became valid, जो कि मिनर्वा मिल्स केस 1980 में आया था। कहने का मतलब क्या है, जब भारत में संविधान को बनाया गया था तो 38वें संविधान संशोधन के तहत ये एक एक्ट लाया गया था जिसमें ये कहा गया था कि जब भी कभी भारत में इमरजेंसी प्रोविजंस इम्पोज होंगे तो उनका जुडिशियल रिव्यू करना सही नहीं है। परंतु ये विवादास्पद भी हो सकता है कि इमरजेंसी कंडीशंस उस वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा मेलाफाइड की गई हों। सो इसको रोकने के लिए, ताकि उसमें इंक्वायरी की जा सके, 44वें संविधान संशोधन अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये प्रावधान लाया गया कि जो भी नेशनल इमरजेंसी इम्पोज होगी उसका जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है, यानी कि उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, यानी कि मैटर को लेके कोर्ट में जाया जा सकता है। चलिए जानते हैं कि इस नेशनल इमरजेंसी के इम्पोज होने में पार्लियामेंट का क्या रोल है। बेसिकली क्या है, जब भी कभी नेशनल इमरजेंसी इम्पोज की जाएगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भारत में, तो बेसिकली उसका 1 महीने के अंदर अंदर दोनों हाउस यानी कि लोकसभा और राज्यसभा का अप्रूवल होना विदिन 1 मंथ ज़रूरी है। दोस्तों, पहले ये टेन्योर 1 महीना नहीं था। जब संविधान बना था तब ये टेन्योर जो था वो 2 महीने का था, यानी कि नेशनल इमरजेंसी जिस दिन लगेगी उस दिन से लेके विदिन 2 मंथ्स के अंदर लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ हैव टू अप्रूव दैट नेशनल इमरजेंसी, उसके बाद ही उसका अप्रूवल माना जाएगा। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत इस 2 महीने के पीरियड को रिड्यूस करके 1 महीने के पीरियड में कन्वर्ट कर दिया गया। सो बेसिकली जब भी कभी नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो इमरजेंसी लगने से जिस दिन भी उसका ऑर्डर इशू होगा उस डेट से लेकर के विदिन 1 मंथ लोकसभा और राज्यसभा दोनों को ही अप्रूवल देना पड़ेगा उस नेशनल इमरजेंसी को।
यहाँ पर एक स्टार बना हुआ है जो कि दिखा रहा है व्हाट हैपेंड इन इफ लोकसभा डिसॉल्व, सॉरी इनकी जगह एफ होना चाहिए था, व्हाट हैपेंड इफ लोकसभा डिसॉल्व। अगर मान लीजिए कि नेशनल इमरजेंसी इम्पोज हुई और किसी वजह से उस समय लोकसभा डिसॉल्व है, जब जैसा कि हम सब जानते हैं कि दोनों सदन में से लोकसभा ये एक ऐसा सदन है जो कि डिसॉल्व हो सकता है, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। तो अगर मान लीजिए उस सिचुएशन में लोकसभा डिसॉल्व हो रखी हो तब क्या होगा, क्योंकि अप्रूवल तो दोनों का चाहिए। तो उस कंडीशन में ये होगा कि लोकसभा जिस दिन भी बनेगी, दोबारा कॉन्स्टिट्यूट होगी, उस दिन से लेके 1 महीने के भीतर लोकसभा को अप्रूवल देना पड़ेगा। पर वो जो टाइम होगा, टाइम पीरियड होगा, उस टाइम पे राज्यसभा का ये कर्तव्य बनता है कि उस नेशनल इमरजेंसी को वो अप्रूवल दे दे। जानते हैं टाइम पीरियड ऑफ नेशनल इमरजेंसी के बारे में कि यानी कि ये कितने समय तक के लिए लगाई जा सकती है। बेसिकली नेशनल इमरजेंसी जिस दिन से लगती है उस दिन से लेके अगले 6 महीने तक वो वैलिड रहती है। इसके बाद जब भी उसे आगे बढ़ाना होगा तो उसके लिए दोनों हाउसेस का अप्रूवल चाहिए। पर यह मालूम होना चाहिए कि नेशनल इमरजेंसी को अप्रूव करने के लिए जो दोनों सदन हैं उनको स्पेशल मेजॉरिटी से बिल को पास करना होता है। स्पेशल मेजॉरिटी और सिंपल मेजॉरिटी, इस तरीके की चीज़ों को मैं आपको एक अलग से स्पेशल लेक्चर में लेकर के आऊँगा और बताऊँगा। बस यहाँ पर आपको ये मालूम होना चाहिए कि नेशनल इमरजेंसी इम्पोज करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी का होना ज़रूरी है। देखिए सेकेंड स्टार ये बता रहा है कि इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू इंडेफिनिट पीरियड विद एन अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट फॉर एवरी 6 मंथ, यानी कि नेशनल इमरजेंसी को इंडेफिनिट पीरियड के लिए बढ़ाया जा सकता है। बस होना क्या है कि हर 6 महीने पर पार्लियामेंट स्पेशल मेजॉरिटी से उसको एक्सटेंड कर दे। यहाँ भी कंडीशन वही आती है कि जब एक्सटेंशन का टाइम आएगा तब अगर लोकसभा डिसॉल्व हो तो, पर रूल वही है कि लोकसभा जिस दिन भी बनेगी उस दिन से लेके विद इन 1 मंथ लोकसभा को अप्रूवल देना पड़ेगा और उसकी गैर मौजूदगी में, यानी कि जब वो डिसॉल्व हो रखी है उस टाइम पे राज्यसभा का कर्तव्य बनता है कि उसे पारित कर दे। चलिए वोटिंग क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। Previously it was simple majority, but through 44th Constitutional Amendment Act, special majority is required by both the houses for approval of national emergency। यानी कि जब भारत का संविधान बना था तब उस समय जो मेजॉरिटी चाहिए थी वो सिंपल मेजॉरिटी चाहिए थी, यानी कि दोनों सदन के में जितने भी लोग मौजूद हैं अगर वो मेजॉरिटी से बिल पारित कर देते हैं तो नेशनल इमरजेंसी को अप्रूवल मिल जाता है। परंतु 44वें संविधान संशोधन के तहत नेशनल इमरजेंसी के केस में स्पेशल मेजॉरिटी को इम्पॉर्टेंट बताया गया और बोला कि स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि रिवोक कैसे होती है नेशनल इमरजेंसी, यानी कि रिवोकेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। बेसिकली लोकसभा पासेस अ रेजोल्यूशन एंड द president will revoke the national emergency, but here special majority is not required, it can be done by simple majority। यानी कि जब कभी भी लोकसभा रेजोल्यूशन पारित कर दे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो नेशनल इमरजेंसी को रिवोक कर सकते हैं। पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर रिवोक करने के केस में मेजॉरिटी सिंपल होना भी काफ़ी है, स्पेशल मेजॉरिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। सो ये डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए कि जब नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज किया जाएगा तो विद इन 1 मंथ लोकसभा और राज्यसभा उसको स्पेशल मेजॉरिटी से पारित करेंगे, पर रिवोक होने के टाइम में जब उसे हटाया जाना है उस टाइम पर जिस मेजॉरिटी की ज़रूरत है वो सिर्फ लोकसभा की सिंपल मेजॉरिटी से ही रिवोक हो जाएगी। बेसिकली क्या है, अब प्रोविजन केम थ्रू 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बिफोर दैट प्रेसिडेंट कैन रिवोक व्हेन एवर ही वांट्स, लोकसभा हैज़ नो कंट्रोल। यानी कि जब संविधान गठित हुआ था उस टाइम पे या संविधान सभा जब बना था उस टाइम पे यह प्रोविज़न नहीं था। उस टाइम पे जो प्रोविज़न ये था वो था कि नेशनल इमरजेंसी लगने के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कभी भी नेशनल इमरजेंसी को अपनी पावर्स के थ्रू रिवोक कर सकते थे, वहाँ पर लोकसभा का कोई कंट्रोल नहीं था। पर यहाँ 44वें संविधान संशोधन के तहत ये बताया गया कि जब भी कभी रिवोक होगी तो लोकसभा की जिम्मेदारी बनती है कि वह सिंपल मेजॉरिटी से एक बिल पारित करें और उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल इमरजेंसी को रिवोक कर सकते हैं। सो यहाँ पता होना चाहिए जब प्रोक्लेमेशन होगा नेशनल इमरजेंसी का, यानी कि इम्पोज किया जाएगा, तो जो मेजॉरिटी चाहिए दैट इज़ स्पेशल मेजॉरिटी, और जब उसे रिवोक करना होगा तो लोकसभा की सिंपल मेजॉरिटी से ही जो है इमरजेंसी रिवोक हो जाएगी। जानते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी क्या होता है, यानी कि जब भी कभी नेशनल इमरजेंसी इम्पोज की जाती है तो क्या क्या इफ़ेक्ट होता है, क्या क्या बदलाव आते हैं। बेसिकली क्या है, जो एग्जीक्यूटिव है हमारे देश की, यानी कि एग्जीक्यूटिव वर्क्स एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शंस, यानी कि जो हमारे यहाँ की कार्यपालिका है वो केंद्र सरकार की जो डायरेक्शंस होगी उस पर काम करती है पूरे देश के अंदर। डजेंट मैटर कि स्टेट के अंदर किसकी गवर्नमेंट है, कार्यपालिका हमेशा
केंद्र सरकार के हिसाब से ही काम करेगी। बाकी जितने भी लेजिस्लेचर्स ऑफ स्टेट हैं वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल हो जाएंगे। कोई भी लेजिस्लेचर भंग नहीं होगी, हर राज्य की सरकार चलती रहेगी, मुख्यमंत्री अपने पद पर ही रहेंगे, सब कुछ वैसा ही रहेगा। लेकिन जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं वो सारे के सारे जितने भी हैं वो किसके पास आ जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट पे आ जाएंगे। कहने का मतलब क्या है भाई, लेजिस्लेचर्स किस पर बिल बनाती है, जितने भी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स होते हैं। पर उन दिनों जब नेशनल इमरजेंसी अप्लाई हो रखी हो उस समय सारे के सारे स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स जो हैं वो किसके तहत, सारे के सारे स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स जो हैं वो किसके पास आ जाएंगे, वो आ जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। सो बेसिकली स्टेट लिस्ट के सारे सब्जेक्ट्स की जो पावर्स है वो किसके पास आ जाएगी, केंद्र सरकार के पास आ जाएगी। तीसरा आता है फिनेंशियल केस में क्या होगा कि प्रेसिडेंट क्या करेंगे, सारी पावर्स को जितनी भी स्टेट के पास होंगी फंड्स को रिलीज करने की या रेवेन्यू की, वो सब के सब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में आ जाएगी। यानी कि जो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट होता है वो सारा का सारा किसके पास पावर में रहेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, और वो अपने हिसाब से उसको इस्तेमाल करेंगे। चौथी चीज़ क्या है कि जो लोकसभा टेन्योर कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 1 more year and can be extended every time for 1 year up to indefinite period, same in the legislatures स्टेट लेजिस्लेचर ऑल्सो। यानी कि जब नेशनल इमरजेंसी इम्पोज की हुई होगी या उस समय राज्य के देश के अंदर नेशनल इमरजेंसी होगी तो जो लोकसभा का टेन्योर है जो कि 5 साल का होता है उसको 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। साथ ही इनडेफिनेट पीरियड के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। बस होगा क्या कि हर 1 साल ख़त्म होने पर पार्लियामेंट को दोबारा उसको एक्सटेंड करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि इफ़ेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन फंडामेंटल राइट्स, यानी कि हमारे जो मूल अधिकार हैं उनके ऊपर जो है क्या असर पड़ता है जब देश के अंदर नेशनल इमरजेंसी इम्पोज होकर रखी हो। सो इफ़ेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन फंडामेंटल राइट्स एक्सप्लेन्ड इन आर्टिकल 358 और 359। ये हमें मालूम होना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 358 और 359 के तहत देश के अंदर संविधान में ये बताया गया है कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन पर क्या क्या असर आता है। आर्टिकल याद रखने वाली चीज़ है, आर्टिकल 358 और 359। बात करते हैं आर्टिकल 358 की। 358 आर्टिकल में ये बताया गया है कि जब भी कभी नेशनल इमरजेंसी इम्पोज होगी देश के अंदर तो इमीडिएटली जो हमारा आर्टिकल 19 है, यानी कि जो स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा है, इसमें वाक स्वतंत्रता आती है, देश में कहीं भी रहने की, देश में कहीं भी आने जाने की, कोई भी व्यवसाय करने की, जितने भी आर्टिकल 19 के अंदर ग्राउंड्स हैं सारे के सारे इमीडिएटली सस्पेंड हो जाएंगे, यानी कि वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ये किसके तहत लाया गया है, ये प्रावधान 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत अबव प्रोविजन विल बी कंसिडर्ड इन वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन नॉट इन आर्म्ड रेबिलियन, ये पता होना चाहिए। यानी कि ये जो प्रोविज़न था कि आर्टिकल 358 में दिया था कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान में आर्टिकल 19 जो है हमारे संविधान का वो पूरी तरीके से सस्पेंड हो जाएगा, परंतु यह सिर्फ ये इसकी कुछ कंडीशंस हैं। जब कभी भी देश के अंदर वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के बिहाफ पर इमरजेंसी इम्पोज की जाएगी, सिर्फ तभी आर्टिकल 19 जो है वो सस्पेंड होता है। जब इंटरनल इमरजेंसी की बात हो, दैट इज़ आर्म्ड रेबिलियन, उस केस में आर्टिकल 19 को सस्पेंड नहीं किया जाएगा। बात करते हैं आर्टिकल 359 की, यानी कि 359। इस केस में क्या है, ओनली फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के तहत जो हमारे मूल अधिकार आते हैं, सिर्फ वही जो हैं वो सस्पेंड नहीं होंगे, बाकी के सारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। यानी कि 359 में आर्टिकल में ये प्रावधान है कि हमारे संविधान के जो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सारे के सारे जो जितने भी अनुच्छेद हैं फंडामेंटल राइट्स के, वो सभी के सभी क्या हैं, वो सस्पेंड हो जाएंगे। सो दोनों केसेस क्लियर हो गए। आर्टिकल 358 जिसमें संविधान में आर्टिकल 19 के तहत जो स्वतंत्रता दी हुई है वो जो है वो आपकी सस्पेंड हो जाएगी। सिर्फ 2 केस में होगी, एक वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन में, ना कि आर्म्ड रेबिलियन में। और 359 में क्या दिया है कि हमारे आर्टिकल 20 और 21 जो है वो सस्पेंड नहीं होंगे, सिर्फ सस्पेंड होंगे आर्टिकल्स 20-21 के अलावा जितने भी आर्टिकल हैं वो सारे के सारे आर्टिकल्स जो हैं वो सस्पेंड हो जाएंगे। बात करते हैं डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी सो फार, यानी कि हमारे देश भारत में अभी तक नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लगी है। सबसे पहले फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू टिल नाउ नेशनल इमरजेंसी हैज़ बीन इम्पोज्ड 3 times।
मेंशन्ड बिलो, यानी कि जो नीचे मेंशन किया गया है, अभी तक हमारे देश भारत में नेशनल इमरजेंसी को 3 बार इम्पोज किया गया है। सबसे पहले 1962 यानी कि 1962, हम सबको मालूम है उस समय भारत चीन युद्ध चल रहा था, यानी कि इंडो चाइना वॉर के दौरान 1962 में एक्सटर्नल एग्रेशन के बिहाफ पर या एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड्स पर जो है नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज किया गया था, जिसको कि रिवोक कर दिया गया था 1968 में। यानी कि कहने का मतलब है कि लगभग 6 साल तक उस समय भारत के अंदर नेशनल इमरजेंसी लगी रही। दूसरा है 1971 में, जब भारत पाक युद्ध हुआ, यानी कि इंडो पाक वॉर के दौरान भी एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड्स पे जो है भारत के अंदर नेशनल इमरजेंसी को लगाया गया था। तीसरी और फाइनल इमरजेंसी जो नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में लगी, जो कि आज के दिन लगी थी, यानी कि 25 जून 1975 को लगी थी, वो थी इंटरनल डिस्टर्बेंस के बिहाफ पर, जो कि 1971 और 1975, जबकि 71 की इमरजेंसी उस समय चल रही थी, साथ ही साथ 1975 में अगेन इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पर नेशनल इमरजेंसी को एक्सटेंड कर दिया गया था। बेसिकली ये दोनों की दोनों इमरजेंसी को जब रिवोक किया गया वो साल था 1977, यानी कि 1977 में 1971 और 75 की दोनों नेशनल इमरजेंसी को रिवोक कर दिया गया था। यहाँ पर एक स्टार मार्क क्या दिखा रहा है उसको चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं। 1975 इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन 1975 प्रूव टू बी द मोस्ट कंट्रोवर्शियल, यानी कि 1975 में जो इमरजेंसी लगाई गई थी वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल थी। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था आपको कि 1975 में जिन ग्राउंड्स पे इमरजेंसी लगी थी दैट इज़ नॉट इंटरनल डिस्टर्बेंस, ऊपर शायद ये गलत लिख दिया गया, सॉरी, हाँ, इंटरनल डिस्टर्बेंस, दैट इज़ नॉट आर्म्ड रेबिलियन एक्चुअली। सो उन दिनों जो इमरजेंसी लगी थी वो इंटरनल डिस्टर्बेंस के बिहाफ पर लगी थी, जिसको कि स्पेसिफाई करना बहुत ही मुश्किल था उस समय की सरकार के लिए। सो देयर वॉज वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म ऑफ द मिस यूज ऑफ इमरजेंसी पावर्स, बिकॉज ऑफ दैट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट केम इनटू द फोर्स, यानी कि 1975 में जो नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी उस पर काफ़ी विवाद खड़ा हुआ, काफ़ी क्वेश्चन खड़े हुए। इसी चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट फोर्स में आया, जिसने कि उस इंटरनल डिस्टर्बेंस के सब्जेक्ट को चेंज करके जो तीसरा प्रावधान बदला उसमें वो दे दिया आर्म्ड रेबिलियन, यानी कि जब तक सशस्त्र विद्रोह ना हो आप जो है इमरजेंसी को इम्पोज नहीं कर सकते। सो बेसिकली दोस्तों, इस क्लास के दौरान मुझे लगता है आप सब अच्छे तरीके से नेशनल इमरजेंसी को समझ पाए होंगे और आप सबको कहीं ना कहीं सारे फैक्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको लगता है कि इस लेक्चर का कंटेंट अच्छा है और आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगा, सो प्लीज़ पूर्णिमास क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपके सुझावों का स्वागत है, आप कमेंट करके अपने सजेशंस को मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपके समक्ष जल्द ही मैं अगली इमरजेंसी यानी कि स्टेट और फाइनेंशियल दोनों इमरजेंसी के प्रोविजंस को नए लेक्चर के साथ लेकर जल्दी हाजिर होऊंगा। थैंक यू एंड जय हिंद।